कर दंगे का पैटर्न तैयार करने की साजिश रची गई, उसको डिफो किया जा रहा है और औरंगजेब का महिमा मंडन महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। अब वो आदमी दूसरी तरफ कह रहे कि औरंगजेब ने काफ़ी सारे विधायक काम किए हैं, उसने कई सारे अच्छे काम किए हैं, वो भी सरकार उनको बताया। आज जो सुबह हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने विधान परिषद में जवाब दिया, उसी तरीके का जवाब कल उन्होंने विधानसभा में भी दिया था। उन्होंने ये स्पष्ट कल ही कर दिया था कि औरंगजेब या औरंगिया जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि उसको इज्जत देने की जरूरत ही नहीं है, जिसने स्वराज्य के विरुद्ध बहुत बड़ी संघर्ष किया करवाया, बहुत हिंदू मंदिरों तोड़ी, हिंदू महिलाओं के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर बहुत अत्याचार यही औरंगिया ने किया। तो उसके बारे में जो उसका फोन स्टेटस के ऊपर फोटो लगाते हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकते हैं, इस बारे में हमारे डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा है। मगर उसके साथ उसके पीछे का जो मास्टरमाइंड कौन है, वो ढूंढने का भी काम हमारा होम डिपार्टमेंट कर रहा है और जल्द ही सब समझ में आएगा कौन इसके पीछे है, कौन इस तरीके का महाराष्ट्र में वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहा है। इसके सब के बारे में मालूमात जल्दी ही बाहर आएगी। सर, अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की जो कवायद है वो अब शुरू हो चुकी है। आज सदन में भी फडणवीस जी ने इस बात को कहा है, इसको कैसे देखते हैं? जल्दी हमारे सबका ही आग्रह है, जिस तरह उत्तर प्रदेश गुजरात में एक सक्षम लव जिहाद का जो कायदा है, जिससे हम धर्मांतर बड़े पैमाने पर रोक सकते हैं, तो उसी तरीके का कायदा हमारे महाराष्ट्र में जल्द ही आने वाला है। और ऐसा कायदा आएगा जिससे हमारा महाराष्ट्र धर्मांतर मुक्त होगा। हाँ, कोई भी हमारी बहनें जो इस बारे में उनकी जिंदगी खराब की जाती है, वो सारी चीजें रुकेंगी और महाराष्ट्र में हमारे माता बहन ये सुरक्षित तरीके से घूम पाएंगे। इस तरीके का कायदा जल्द ही आने वाला है। मुद्दा मेरा ऐसा है, मुझे याद है 2019 में उद्धव जी के नारा क्या था, पहले मंदिर फिर सरकार। और अभी मंदिर की तो बात करते नहीं है, हिंदुत्व के नाम पे दुकान चलाते हैं और हम पे सारा टीका करने के लिए उनको सारा वक्त है। जहां अगर मणिपुर की बात कर रहे हैं तो उस तरह के वेस्ट बंगाल के बारे में बात क्यों नहीं करते? वहां कुछ दंगे हो नहीं रहे, वहां बहुत सुख शांति है क्या? वहां लोगों के ऊपर लोगों को मारा नहीं जा रहा है, लोगों को जलाया नहीं जा रहा है। मतलब सिर्फ जहां जहां बीजेपी को टारगेट कर सकते हैं, जहां जहां मोदी जी को टारगेट कर सकते हैं, उतनी ही गंदी राजनीति करने के लिए तो संजय राजाराम राउत को सुपारी मिली है। उसका धंधा ही वो है, उससे तो उसका पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल में के लिए पैसा मिलता है उसको, और क्या है उसका। क्रिमिनल डिफेमेशन केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, तो प्रधानमंत्री मोदी का मामला ऐसा है कि उस बारे में अभी पूरा जजमेंट आना है, जजमेंट पढ़ने के बाद ही उसके बारे में टिप्पणी हम कर सकते हैं। मगर राहुल गांधी जी ने जो ओबीसी समाज का जो अपमान किया है, उस बारे में वो माफी क्यों नहीं मांगते? सारा का सारा ओबीसी समाज का उन्होंने जो अपमानित किया है, फिर उनके जो महाराष्ट्र में जो ओबीसी के नेता है, उनको यह अपमान उनको एक्सेप्ट है क्या, स्वीकारते हैं क्या? तो कोर्ट का जो निकाल आएगा उसके बारे में टिप्पणी देंगे ही, मगर जो पूरे ओबीसी समाज का उन्होंने अपमान किया है उस बारे में पहले वो माफी मांगना चाहिए। देखिए, हमारे महाराष्ट्र और देश में जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, उसको रोकने के लिए एक बहुत शक्तियां तैयार हो जाती है, जिसके बारे में हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने आज सुबह उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हाउस में दी। और वैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ दिनों पहले आशीष शेलार जी ने भी दी थी कि बारसू में आने वाले रिफाइनरी रोकने के लिए पाकिस्तान का एक एंगल है, और वो एंगल जिस तरीके से बाहर आया और जब से ज्यादा रुकाने के लिए, विरोध करने के लिए कौन था? उद्धव ठाकरे और उसके लोग। तो मेरा ऐसा सवाल है कि उद्धव ठाकरे और पाकिस्तान के बीच में जो है संबंध है, उस बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए कि उद्धव ठाकरे को बारसू जाने के लिए पाकिस्तान से फंडिंग हुई थी क्या? मातोश्री में इस बारे में कुछ डीलिंग हुई थी क्या? मातोश्री में जो इनके अकाउंट है, उस अकाउंट में से पाकिस्तान से कुछ पैसा आया था क्या, खोके आए थे क्या? इस बारे में थोड़ी अभी इंक्वायरी होनी चाहिए, या तो एनआईए के तरफ से हो, सीबीआई के तरफ से हो, क्योंकि इस तरीके से पाकिस्तान से अगर कोई फंडिंग कर रहा है तो इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी फंडिंग होती है, और वही ऐसी फंडिंग अगर उद्धव ठाकरे के पास आई रहेगी तो उसके बारे में जांच होनी चाहिए।